आज हिंदुस्तान पाकिस्तान के जो ताल्लुकात थे इतने खराब हैं, उनके पीछे आप किसको ज़िम्मेदार मानते हैं कि इनका ज़्यादा कसूर है? मेरे को बड़ी मार पड़ेगी लेकिन पाकिस्तान का नो इफ नो बट। मोदी साहब जब इलेक्शन लड़ रहे हैं, बहुत पहले की बात है, अभी तो काफी दिन हो गए ना उनको। उन्होंने एक जुमला कहा था जो मुझे बहुत भाया। उन्होंने पाकिस्तान को एड्रेस करते हुए कहा कि आपका जन्म तो हिंदू की नफरत तो हो सकता है, लेकिन आपका अगर जीवन हिंदू की नफरत तो होगा तो बड़ी मुश्किल होगी। समझे मैं क्या बहुत कह रहे खूब, हैं? बिल्कुल। कितनी सुंदर बात। हालांकि मोदी साहब कोई बहुत बड़े मतलब वो फिलासफर नहीं है, मतलब अच्छे लीडर हैं, फिलासफर नहीं, लेकिन उस जुमले में उन्होंने सब कुछ कह दिया। आपका जन्म तो है हिंदू की नफरत पे, अगर हिंदू की नफरत क्या वजह, अगर आपका जीवन भी होगा तो बड़ी मुश्किल होगी। आज कराची में अगर उनकी कोई लड़की की शादी होती तो पहली चीज पता है क्या चीज पूछी जाती है? उनकी कोशिश होती है कि लड़का यूपी का। यूपी से हो। वो तो बहुत दूर की बात है। मेरी यहाँ अमेरिका में मुझे इतना अर्सा हो गया, और मेरी जब लड़की की शादी हुई तो मेरी कोशिश ये थी कि लड़का हुँ, यूपी का हो। लेकिन लड़का यूपी का हो। हाँ, लड़का यूपी का। अच्छा, वो मतलब हालांकि मैं यूपी में पैदा नहीं हुआ, तो ये कुछ ना कुछ तो बॉन्डिंग थी। आपके पास डुअल नेशनैलिटी है? मैं मेरे को हाँ नहीं, डुअल नेशनलिटी लाहौर बुलाकर मेरे पास पाकिस्तान की नेशनलिटी कौन रखेगा? लेकिन वो जो है वो अच्छा, वो क्यों? नहीं, पाकिस्तान की नेशनैलिटी क्यों छोड़ दी आपने? नहीं, वो छोड़ने भी नहीं देते। वो तो कहते हैं है आपकी, नहीं मुझे नहीं चाहिए यार। इतने लड़ाई झगड़े, कोई सेफ्टी नहीं है वहाँ। एक पता है एक नया नारा क्या है पाकिस्तान में? हुँ, पाकिस्तान से जिंदा भाग, मतलब पाकिस्तान जिंदाबाद की बजाय पाकिस्तान से जिंदा भाग। आप समझे ना? पाकिस्तान उन्हें इस्लामिक चाहिए, लेकिन अमेरिका उन्हें सेक्युलर चाहिए, तो ऐसे मुनाफिक लोगों को आप क्या कहेंगे? मैं उनको अपने घर में नहीं आने दूँ जी। अच्छा। आप यकीन माने, मेरी अक्सर बेशतर लड़ाई होती है। मुझे इस बात से सख्त नफरत है, और मैं किसी ऐसे आदमी को अपना दोस्त नहीं बनाता हूँ कि जो इस किस्म की बातें करे। तो कभी ज़िंदगी में ऐसा कोई वक़्त आए कि आपको कोई ये कहे कि अच्छा भाई, या तो अमेरिका को चुन लो या अपने मज़हब को चुन लो, तो किसको चुनेंगे आप? कोई चॉइस नहीं है। अमेरिका, चाहे मजहब चाहे कुछ भी हो, आई लव अमेरिका एंड आई कैन नॉट लिव विदाउट इट। नथिंग टू डू। मैं आपको बहुत खूब, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। बहुत आई मीन खूब। मुझे नो। मुझे देखिए जी, बहुत कम शायद ही कोई मुसलमान हो ये बात कह सके, जो ये बात कह सके। वो लोग कहेंगे जी मज़हब पहले है, मुल्क बाद में। सरहद के उस पार में खुशामदीद, स्वागत। दोस्तों, आज के इस खास प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं अमेरिका से ज़िया एच साहब। आपका ताल्लुक वैसे तो पाकिस्तान से है, लेकिन पिछले 52 साल से आप अमेरिका में मुकीम हैं। आपकी फैमिली इंडिया में उत्तर प्रदेश स्टेट के लखनऊ के आसपास से आती है। ज़िया साहब अक्सर मुझे लिखते रहते हैं मेरे प्रोग्राम्स को लेके, और इन्होंने एक ख्वाहिश ज़ाहिर की कि अरविंद, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं, बेटा आप कभी उनसे बात करें, तो हो सकता है कि आपको कुछ नई बातें सुनने को मिलें। ऑर्डिनरी आम इंसान जो हैं, आप उनसे क्यों नहीं बात करते? इंटेलेक्चुअल से तो बातें होती रहती हैं, लेकिन एक आम इंसान की क्या थिंकिंग है, वो आप अपने प्रोग्राम में ज़रूर लेकर आएँ। तो मैंने ज़िया साहब से कहा कि कितना अच्छा होगा कि अगर आप ही हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हों। तो मेरी उस दावत पे ज़िया साहब आज हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। दोस्तों, इनकी बातें बहुत ही रॉ होंगी, बहुत ही कैंडिड होंगी, तो आप ज़रा इत्मीनान से जो हैं सुनें, क्योंकि बिल्कुल भी तैयारी के साथ में ज़िया साहब इस प्रोग्राम में नहीं आ रहे। जो भी बातें इनके दिल में, इनके ज़हन में चल रही होंगी, ये हमारे साथ करेंगे। ज़िया साहब, बहुत-बहुत आपका खैर मकदम है प्रोग्राम में। शुक्रिया इमन साहब। मैं बहुत दिनों से आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ, और सबसे पहले तो मैं कहूँगा आपका अंदाज़ बयान जो है वो बहुत ही अच्छा है। जैसे आपके पीछे आपने जो तस्वीरें लगाई हुई उनमें एक गालिब की भी है, कि गालिब कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़ बयां। और तो उसी तरह बहुत से यूट्यूबर हैं, लेकिन आपका अंदाज़ बयां बहुत ही अच्छा है, और मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। और एक बात तो ये, और दूसरी बात ये, मुझे आपके प्रोग्राम में बहुत अच्छी लगती थी कि आपकी इंटेंशन आपके प्रोग्राम से जाहिर होती थी कि आप
खैरख्वाह हैं पाकिस्तान के। आप भले वो ऐसे मौजू लेके आते हैं जो मतलब थोड़े से डिबेटेबल है, लेकिन आपकी इंटेंशन जो है वो कोई किसी तरह से पाकिस्तान को हर्ट करने की नहीं होती कि आप उसको डाउन कर दें। बहुत अच्छा। और आपने जैसे सरहद के इस पार आपका प्रोग्राम है, लेकिन आपने अपने प्रोग्राम के जरिए सरहद के उस पार भी बहुत जबरदस्त पॉजिटिव असर पैदा किए हैं और बहुत ही प्रोडक्टिव प्रोग्राम है आपका। उसमें से एक का मैं मिसाल दे दूं, जैसे आपने प्रोफेसर इश्तियाक अहमद साहब को इंट्रोड्यूस किया है, वो मैंने आपके सारे वीडियो देखे हैं और आप यकीन माने वो काश मेरे पास ऐसी एबिलिटी होती कि मैं उसकी एक वीडियो बना डॉक्यूमेंट्री बनाता अलग से बिल्कुल वो उस डिस्कशन की और उसको पब्लिश करता। बहुत ज़बरदस्त पंजाब के ऊपर जो आपने वो तैयार किए बहुत ही उम्दा है। तो इसलिए उस वक्त से और उससे पहले से भी मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आपसे बात करूं। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। देर आए दुरुस्त आए ज़िया साहब। बड़ी खुशी हो रही है कि आज आपसे हम बात कर रहे हैं। कहाँ से शुरू करें? ऐसा करते हैं 1947 में ही चलते हैं क्योंकि सारे फ़साद की जड़ तो वहीं से ही शुरू होती है। तो ज़िया साहब, आपके परिवार का ताल्लुक लखनऊ के आस-पास से है। आपके वालिद साहब ने क्या सोचकर पाकिस्तान की तरफ जाने का फ़ैसला किया? ज़रा उसके बारे में बताएँ। अच्छा, मैं पैदा हुआ हूँ बाद में तो लाहौर में। तो जब मेरे वालिद आ गए थे, मेरे वालिद बस असल में उस ज़माने का जो मैंने अंदाज़ा किया कि बस लोग जा रहे थे, उनके कुछ जाने वाले चले आए थे और पूरे ख़ानदान में काफ़ी बड़ा ख़ानदान था, एक वाहिद आदमी थे बस वो चले आए और उनको ये नहीं पता था कि वो सरहदें परमानेंट हो जाएंगी और इस किस्म की रंजिश होगी। तो मेरे दादा और सारी फूफियाँ और सारे मेरे मतलब वालिद साहब की तरफ से भी और मेरी माँ की तरफ से भी सारे के सारे वहीं थे। एक अकेले मेरे वाहिद जो है वो यहाँ पे आ गए और फिर वो पहले कराची आए, फिर लाहौर में मुकय्यम हो गए और हम हर 2 साल 3 साल के बाद इंडिया जाया करते थे। और मेरी जो जिंदगी की जो सबसे अच्छी मेमोरीज हैं वो हैं जब मैं अपने अब्बा के साथ इंडिया जाया करता था। और वो बहुत सारे लोग ये जानना चाहेंगे कि आपके वालिद साहब ने पाकिस्तान जाने का फैसला क्यों किया? क्या वो भी मुस्लिम लीग के सपोर्टर थे? क्या वो भी नहीं, जिन्ना साहब की बातों से इम्प्रेस हो गए थे? क्या वो भी दो कौमी नज़रिए में यकीन रखते थे? क्या वो भी इस्लाम की राह में हिजरत करना चाहते थे? ये कुछ सवाल हैं जो लोगों के ज़हन में होंगे। जीरो। मेरे वालिद जो थे उनके बहुत हिंदू दोस्त थे और वो बहुत मिस किया करते थे और जब भी वो इंडिया जाते थे तो वो जरूर अपने हिंदू दोस्तों से मिलते थे। और जो उनके जो दोस्त थे वो इस बात का बहुत अफसोस करते थे कि मेरे वालिद चले गए और वो हमेशा कहते थे उनका कितना नुकसान हो गया, कोई पार्टनर नहीं है, सारे दोस्त। और ये दोनों सब लोग मिलके बहुत जो है वो रोया गाया करते थे। क्या वो हर साल मेरे वालिद जो है अपने जब भी जाते थे मतलब मेरे वालिद रेलवे में काम करते थे तो फ्री पास मिलता था तो वो इंडिया जरूर जाते थे और सब अपने हिंदू दोस्तों से मिलते थे। और मेरे जो दादा थे वो हम सब भाइयों को लेकर पूरे शहर में, छोटा सा शहर था तो उसमें घूमते थे दिखाने के लिए। और अड़ोस पड़ोस में काफ़ी हिंदू लोग रहते थे। मोहल्ला वो थोड़ा सा मतलब इंडिया में मोहल्ले जो थे वो बिल्कुल अलग अलग थे उस ज़माने में। तो वो छोटे शहरों में, लेकिन उसी 1-2 घर छोड़ के हिंदू हिंदू वगैरह रहते थे, उनकी बिजनेस थी और बहुत बहुत वो थी, बहुत अहम मांगी थी। और हमें जब जाते थे तो हमें सब दुकानदार ये समझते थे कि हम पाकिस्तान से आए मिलने अपने दादा से और हमारा बड़ा ख्याल करते थे। जी, तो फिर एक सवाल ये उठता है कि मैं ये आपसे ज़रूर पूछूँगा, क्या वो वजह रही कि आपके वालिद साहब ने पाकिस्तान जाने का फ़ैसला किया? सबको छोड़ के दादा हैं, परिवार है, फूफियाँ हैं, भरा-भरा परिवार छोड़ के अकेला वाहिद शख्स कोई बॉर्डर पार थोड़ी चला जाता है। हाँ, बहरहाल वो चले गए और मुझे ये याद है कि वो काफ़ी अरसे तक ये कोशिश करते रहे कि वो मेरे दादा जो थे वो गवर्नमेंट सर्विस में थे इंडिया की और मतलब वो रिटायर हो चुके थे उस ज़माने में, अंग्रेज़ों का वो था और वो उनके काफ़ी थोड़े से असर रसूख थे। तो वो कोशिश की उन्होंने कई मरतबा कि दोबारा अमेरिका में सेटल हो जाएं। तो इशू ये था कि हम लोग को हिंदी नहीं आती तो हम लोग हिंदी कैसे सीखेंगे और ये वो। तो फिर बाद में मतलब एक कोल साहब थे, कोई बहुत बड़े ऑफिसर, मुझे सिर्फ नाम याद है, बहुत हाई कोल। अब मेरे वालिद ने मुझसे खत भी लिखवाया था उनको कि शायद वो रशिया में बेहतर हो गए थे कि मैं इनका पोता हूँ, वो मेरे दादा के साथ थे। तो कोशिश की है लेकिन फिर बाद में बनी नहीं बात।
तो हम आखिरी मरतबा 1965 में गए थे, जंग से जरा सा पहले। उसके ठीक बाद है। तो आपको पता है वो उस जंग के बाद से ऐसे हालात हुए कि हम लोग कभी नहीं जी, जा सकते। जी। ज़िया साहब, आपको ये कब अंदाज़ा हुआ कि ये जो दो कौमी नज़रिया है, इससे ना सिर्फ़ आपका और आपके परिवार का, न जाने लाखों करोड़ों हिंदुस्तानी जो हैं रातों-रात अलग मुल्क हो गए। ना सिर्फ़ मुल्क तक़सीम हुए बल्कि तब से लेकर आज तक जो खलीज पैदा हुआ है, उसने दिलों को भी तक़सीम कर दिया। मेरे दिमाग में कब ये आइडिया पेश आया, हुँ, हुँ। मेरे जी। दिमाग में आपको मैं सही बात बताऊं, ये मुझे पाकिस्तान में नहीं आया, क्योंकि मुझे ये सब गलत हुआ। ये मैं एक लाइब्रेरी में काम करता था, तो बहुत सी किताबें वगैरह पढ़ा करता था, अखबार पढ़ा करता था, तो मुझे ये अंदाजा होता था कि ये जो बताया जाता है ये सही नहीं है, लेकिन मुझे ये कि टोटली गलत है, इसका अंदाजा बहुत बाद में हुआ, अमेरिका में जब मैं आया हूँ। और तो मैंने यहाँ पढ़ा और यहाँ की जो सिविलाइजेशन है उससे तो फिर मुझे अंदाजा हुआ कि दिस इज ऑल पॉलिटिक्स। आई मीन दैट वाज ऑल पॉलिटिक्स। देखिए कौम बहुत डिफरेंसेस होते हैं, मतलब जैसे आप कहेंगे मुसलमान एक अलग कौम थे, तो ऐसे तो आप कहेंगे फिर मुसलमान में भी 10 कौमें हैं। शिया का भी अलग मुल्क होना चाहिए, और सुन्नी का भी अलग हो, फिर आगा खानी का भी अलग हो, बरेलवी का अलग हो। तो वो बिल्कुल उनके रहने के अंदाज अलग हैं, तो वो कोई नजरिया था नहीं, मतलब सही नहीं था। ये मेरी जो राय कायम हुई वो बाद में, बहुत बाद में, मतलब जब मैं अमेरिका आ चुका हूँ और यहाँ मैंने पढ़ा वढ़ा। हुँ, हुँ। अमेरिका आकर आपने मुमकिन है बहुत सारे हिंदुस्तानियों से आपकी मुलाकात हुई होगी, उनसे दोस्तियाँ भी हुई होंगी। तो क्या कुछ आपने बचपन में इंडिया के बारे में सुना था? वैसे आप इंडिया जाते भी रहे थे, लेकिन जब यहाँ आकर और आपने ज़ाहिर-सी बात है उठना-बैठना शुरू किया उनके बीच में, तो वक़्त के साथ क्या आपको ये एहसास हुआ कि हमारे साथ जो कुछ भी हुआ 1947 में वो बहुत गलत हुआ, वो नहीं होना चाहिए था? अच्छा नहीं, मुझे ये गलत का एहसास, मैं आपसे ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मुझे नहीं, मेरी बहुत ज्यादा दोस्ती थी। मतलब मैं आपको यकीन माने, मैं एक दो इंडियन मतलब जो थे उनके साथ में रूममेट था, मतलब यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में आर्लिंगटन में। तो एक था गुजरात से और एक था वो मद्रास से, और वो मतलब बहुत पढ़े लिखे थे, दोनों इंजीनियर थे। एक तो आईआईटी मद्रास से था, तो वो ये कहा करता था कि मैं बहुत अपने को छेकी झाड़ा करता था कि यहाँ की यूनिवर्सिटी कुछ भी नहीं है। मतलब उस जमाने में हमको पता भी नहीं था कि आईआईटी मद्रास क्या है। तो उन दो का झगड़ा होता था और उनकी बातचीत बंद हो गई थी, तो वो मेरे थ्रू बात करते थे। आप बताएं, एक पाकिस्तानी के थ्रू वो लोग बात करते थे, और वो ये कहते थे हम अपने घर में बताएंगे ये बात, तो वो किसी को यकीन ही नहीं आएगा कि वो एक पाकिस्तानी के साथ रहते हैं और उनका आपस में झगड़ा है, और वो हमारे थ्रू बात, मेरे थ्रू बात करते। तो मेरी तो बहुत दोस्ती रही है इंडियन से। फिर मैं शिकागो में भी बहुत अरसा रहा हूँ, बल्कि ज़्यादा अरसा मैंने शिकागो में गुजारा है। तो मेरे वहाँ रूममेट जो थे वो दोनों मतलब पाकिस्तानी हिंदू थे। तो शुरू में तो काफ़ी लंबा अरसा है ना, ये मैं बता रहा हूँ आपको, 70s की बात। तो उस ज़माने में तो मेरी बहुत दोस्ती रही है, और वो अभी मतलब मेरी दोस्तियाँ वोस्तियाँ बहुत कम है, लेकिन मेरी वाइफ की दोस्तियाँ बहुत हैं, और वो बहुत जाया करती हैं। मतलब उनके दोस्त हैं, वो कड़वा चौक और इस किस्म के बहुत त्यौहार होते हैं, तो वो कर जाती हैं खुद ही, तो वो जी, जाती हैं और उनके आज दोस्त। आप जी, आज आप क्या समझते हैं जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं, तो हिंदुस्तान की तक़सीम को कैसे देखते हैं? दो कौमी नज़रिए को कैसे देखते हैं? देखिए मेरे ख्याल में देखें वो मैं ये देखता हूँ कि मुझे उससे ज़्यादा कि देखें, वो बढ़ जाना कोई बड़ी बात नहीं, वो लड़ाई, वो दुश्मनी, वो बुरी बात है। जैसे कनाडा और अमेरिका जो एक अलग मुल्क है, लेकिन बिल्कुल कोई डिस्टिंक्शन, वो अलग हो गए थे, अलग हो गए थे, लड़ाई की क्या बात है? देखिए अव्वल तो वो लड़ाई भी नहीं होनी चाहिए थी। अब देखिए मेरा अपना ये ख्याल है, हो सकता है कि जो बहुत से मेरे पाकिस्तानी दोस्त सुन रहे हैं इस बात को, वो इस बात पे भड़क उठे, और हो सकता है वो समझने में मैं किसी चमचागिरी में या मैं आपको खुश करने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन सारे झगड़े में मुसलमानों की बहुत बड़ी गलती शुरू से आखिर में, और उसको वो करेक्ट कर सकते हैं। देखिए वो उसको करेक्ट कर सकते हैं, और मुझे ये पता है कि बहुत सी चीज़ें इंडिया में भी गलत हो रही हैं, और उनमें इंडिया में बहुत से लोग हैं
जो उन गलत बातों को करेक्ट करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसे लोग बहुत कम हैं। फॉर एग्जाम्पल रवीश कुमार, ध्रुव रात्रि, वो भी वो वीडियो बनाते हैं, आप देखें जनाब वो कितने अच्छे वीडियो। हम लोग सबसे पहले जो है, मेरी वाइफ खास करके, वो उनका वीडियो देखती, कहीं से आ जाए वो ध्रुव रात्रि नंबर 1 है उनका। और रवीश कुमार हैं, ध्रुव रात्रि हैं, और मैं हालांकि नहीं लाइक करता, लेकिन मैं वो भी बहुत देखता हूँ, जयपुर डायलॉग। मैं उनकी उससे बातें 100% एग्री नहीं करता, घर वापसी और ये वो। और उसमें एक साहब आते हैं, उनका नाम बड़ा मुश्किल है, हिंदी का लफ्ज है, लेकिन उन्होंने, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। उनका नाम है, उन्होंने किताब लिखी है हेरा। तुफैल चतुर्वेदी साहब की बात नहीं, तो नहीं कर तुफैल रहे आप? चतुर्वेदी तो खैर बहुत अच्छी उर्दू बोलते हैं, शायर है। वो आते हैं, लेकिन अब वो नहीं आते, उनका आपस में थोड़ा सा झगड़ा है। अच्छा, लेकिन मुझे उनकी देखें, जैसे आपकी एबिलिटी है ना, तो संजय दीक्षित आपको मानना पड़ेगा, चाहे आप उनके कि बहुत काबिल आदमी है। पहले वो इंजीनियर थे, अब एज उनकी देखें जी इतनी है, कोई और शक नहीं। और बिल्कुल उनका दिमाग कितना अच्छा काम करता है। तो मैं उनके वीडियो बहुत अच्छा, लेकिन मुझे उनकी एक बात बहुत बुरी लगी, और उसके बाद से मेरे दिल में कुछ खड़ा आ गई कि उन्होंने मेरे हीरो को बहुत बुरा किया, दिलीप कुमार, जिनकी पिक्चर, मैं उनकी, दिलीप कुमार साहब की बात, उनके खिलाफ कोई बात नहीं सुन सकता। तो उन्होंने एक मतलब शो किया, तो उसमें उन्होंने दिलीप कुमार को लथाड़ा। तो वो भाई, आपने सबको बुरा भला बोल दिया, वो बर्दाश्त है, लेकिन दिलीप कुमार की, मतलब हमारी वो जनरेशन है कि जो सुबह शाम हमारी कोशिश होती है कि दिलीप कुमार, दिलीप कुमार, दिलीप कुमार जैसे हम लोग, हमें आ जाए। वो मतलब बड़ा वो एक उनकी बात बहुत बुरी लगी, जो थोड़ा सा आप वो थोड़ा और जानने लगे एक्सट्रीम में। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मैं सुनता हूँ उन लोगों की बातें, वो भी। जी, दिलीप साहब मुझे भी बहुत पसंद है। मेरे पीछे एक नहीं, 2-2 तस्वीरें लगी हैं उनकी। एक में तो राज कपूर, देवानंद और पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ हैं। अगर आप ये पीछे वाली, ये वाली देखें तो। अच्छा, अच्छा, हाँ। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं ये, क्योंकि थोड़ी सी मैं पॉलिटिकल बात करूंगा, जो कि हो सकता है बहुत बुरी लगे किसी को। मैं अक्सर और बेशतर जब मेरी यहाँ पाकिस्तान में किसी से सियासी बात होती, तो मैं कहता हूँ, देखो दुनिया में, मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 2 चेहरे ऐसे गुजरे हैं जिन जो सबसे ज्यादा मकबूल हुए अपोजिट सेक्स में। एक का नाम था दिलीप कुमार, और दूसरे का नाम मैं अभी बाद में लूंगा। उस पे उस जमाने में मैं नहीं जानता, कोई लड़की ऐसी नहीं होगी, लड़की की राजेश खन्ना, है। दूसरे राजेश खन्ना। हाँ, राजेश खन्ना बहुत बात की बात है, वो मतलब मैं तो 50s की बात कर रहा हूँ, 60s की बात कर रहा हूँ। अच्छा। हुँ, हुँ। तो वो जी, जो मैं भी अपने घर में, जो मेरी बड़ी वो थी, मतलब जैसे चचियाँ हुई, मानियाँ हुई, वो हर वक्त दिलीप कुमार के वैसे उसके बाल गिरते थे, और क्या मतलब बहरहाल। और हम भी जो है वो कोशिश करते थे कोई उसकी मूवी आ जाए। लेकिन आप उसका कैरेक्टर देखें जी, उसका कैरेक्टर, उसने कभी भी बहुत ज्यादा उस मुंह नहीं मारा, मतलब उसको ट्रू लव किया। एक थी कामनी कौशल, और उसकी ट्रू कोशिश थी कि वो उससे शादी करे। मतलब ये 20 और 30 का दरमियान में शादी उसकी न्यू नहीं होती, कि कामनी कौशल की शादी उसके बहनोई हो जाती, क्योंकि उसकी बहन का इंतकाल हो चुका होता है किसी एक्सीडेंट में, पता नहीं किसी में 2 बच्चे होते हैं। तो उसको बड़ा सदमा होता है। फिर उसका एक और लड़की से होता है, मधुबाला, और उससे भी पूरी कोशिश होती कि वो शादी करे, ठीक है, और शादी वो नहीं होती। अब हो सकता है उनके एक आध और हुए हों हैदराबाद में, मैंने सुना ये वो 10 हुए होंगे, लेकिन उस शक्ल सूरत का आदमी और उस पॉपुलरिटी का आदमी, आप उसका कैरेक्टर देखें कि वो कहीं ज्यादा अननेसेसरी मुंह नहीं मारता। और उसकी शादी हो गई तो उसके साथ वो 1966 में शादी हुई, बाकी तो बड़ा कैरेक्टर मालिक था। और दूसरा वो जो है, जैसे मदर इंडिया में उसको ऑफर था कि वो नरगिस के बेटे का रोल करे, तो उन्होंने इस बात पे इतराज किया कि मतलब इतने दिन तो रोमांटिक करते रहे, तो अब कैसे बेटे का कर लें। तो उनको महबूब साहब ने यह भी ऑफर किया कि आप डबल रोल कर लें, कि राजकुमार का भी नाम, के नरगिस के शोहर भी और बेटे भी। लेकिन उन्होंने नहीं किया। उनको खैर कुछ कमर्शियल रीजन भी होगा कि उनके ख्याल में सक्सेस नहीं होगी, लेकिन उनको ये भी था कि ये नहीं, ये मैं इसको माँ का, तो मतलब बहुत उनका जबरदस्त करेक्टर है। और एक दूसरी शख्सियत और है, चले नाम ही ले लिया, तो वो दूसरी है इमरान खान की, वो जिनको लड़कियां बहुत अलग, लेकिन आप उनकी किधर वो मुंह नहीं मारा। उनको कोई लड़की जो है वो जची नहीं,
मतलब एक आम हेल्थी आदमी होता है, वो 20 से 30 के दरमियान में शादी करने की सोचता है, मतलब परमानेंट घर बनाता है। उनको कोई लड़की नहीं जचती थी। और जो मतलब पूरे उन्होंने पता नहीं किस किस को बिल्कुल बनाया, लेकिन उनको जो जैसे पैसा हो, एक लड़की उनको आखिर में दिखती है, इसके पास 240 करीब $250 मिलियन की प्रॉपर्टी होती है, तो वो उसमें इंटरेस्ट हुआ था। अभी वो उसमें सीताबाई इंटरेस्टेड होते हैं। सीताबाई, सीताबाई देखिए ये कहते हैं। बिल्कुल फैक्चुअल बात है, ये कोई इसमें मेरी वो नहीं। मैं कंपेयर कर रहा हूँ दिलीप कुमार से, फिर वो उससे भी चल रहा होता है उनका, फिर उनको एक दूसरी लड़की मिलती है, उसके पास 800 मिलियन होते हैं, तो वो 240 मिलियन वाली को छोड़ देते हैं। और 800 मिलियन वाली, उसके अलावा और क्या बात है? उसके अलावा और क्या बात है? कैरेक्टर बात ठीक है। और दूसरे हमारे यहाँ का जो मीडिया है, वो उसको ये बोलता है कि भाई वो ठीक है, वो प्ले बॉय थे। अच्छा, प्ले बॉय कह के वो चुप हो जाते हैं। वो प्ले बॉय का भाई मकसद क्या है? प्ले बॉय किसे कहते हैं? क्या वो प्ले बॉय वाला सादिक और अमीन होता है? आपके कॉन्स्टिट्यूशन में और आपके कल्चर में ऐसे आदमी को बुरा कहा जाता है। देखिए, मैंने बताया ना, मेरा लखनऊ के आसपास से इलाका है, ताल्लुक है, तो वो वही लखनऊ की तहजीब है। तो हमारी इसको उसमें अल्फाज में ऐसे आदमी को लफंगा बोलते हैं। तो इधर मुंह मारा उधर मुंह मारा, लेकिन तो आप ये नहीं कह सकते। आप उसको, जब आपका ये स्टैंडर्ड है कि सादिक और अमीन होना चाहिए, आप उसको चले, आप उसको माफ भी कर दें, लेकिन आप उसको सादिक और अमीन और पता नहीं क्या क्या, बड़ा कंपैरिजन है चले उनमें। चले और बात को जी, जी। बिल्कुल, बात को फिर वापस से उसी सवाल पर लेकर आते हैं कि आज आप दो कौमी नज़रिए को और इस हिंदुस्तान की तक़सीम को कैसे देखते हैं साहब? देखिए जी, इंडिया मेरे अपने ख्याल में एक इतना बड़ा कंट्री है, अगर वो बढ़ गया दो में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क पड़ा है जो है वो जिस तरह से वो टूटा है, और जो फसादात हुए और कंटिन्यूसली फसादात हुए, और जो मतलब मुझे पता है कि आपकी गांधी, नेहरू, इन सब के बारे में बड़ी ओपिनियन है। और चूंकि मैंने आपको बताया कि मैं उनका, संजय दीक्षित का, और जिन्होंने किताब लिखी है हे राम, मैं उनका नाम पता नहीं क्यों नहीं प्रोनाउंस कर पाता, भोपाल से, वो शायद आप जानते हो, आपने नाम सुना है? कौन सी प्रभाकर किताब? पराखर पराखर श्री सभा, उन्होंने किताब प्रखर लिखी। श्रीवास्तव। हाँ जनाब, वो उनके आर्गुमेंट बहुत अच्छे होते हैं, मुझे बिल्कुल लगता है कि वो बहुत सॉलिड बात कर रहे हैं। तो वो ये लोग जो है पसंद नहीं करते, और बड़े अच्छे आर्गुमेंट देते हैं इनके खिलाफ। तो मेरी ओपिनियन काफी हद तक उससे मुतासिर है। तो वो डिवीजन की बात नहीं है, डिवीजन भी गलत हुई। अच्छा देखें, मैं आपको डिवीजन में एक बात बताऊं, मैं ये क्यों कहता हूं कि मुसलमान गलत है। देखें, मैं चले आपसे उससे पहले ये बताएँ कि दो कौमी नज़रिए को आज आप कैसे देखते हैं? आज हाँ जी। मैं उसको गलत समझता हूँ। ओके। वो तो गलत माने, वो तो फेल हो गया। वो तो कैसे कैसे गलत है वो? ये बताएँ, बहुत से लोग जानना चाहेंगे कि एक शख्स जिसको पाकिस्तान में का वो शहरी रहा है, उसके अब्बा पाकिस्तान में उन्होंने वो गए वहाँ पे, और वो आज जब आपकी उम्र हो चली है, आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का बनना गलत था, दो कौमी नज़रिया गलत था, क्यों? नहीं, मैंने शायद ये नहीं कहा, मैंने ये कहा है कि अभी मुझे लगता है गलत है, लेकिन वो मुझे लड़ाई बुरी लगती है कि अगर इंडिया पाकिस्तान अलग अलग हो जाते और कोई में लड़ाई नहीं होती, और जैसे हुँ, अमेरिका और हुँ। कनाडा हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, 2 में करते, 4 में करते, लेकिन वो एक किस्म से कंबाइन रहते, जैसे मतलब एक क्या ऐसा हो सकता था कि जो कोई भी हम इमारत बनाते हैं, उस इमारत की जब बुनियाद के अंदर ही नफ़रत हो, तो वो इमारत मोहब्बत के ऊपर तामीर कैसे हो सकती थी? नहीं हो वो सकती तो थी। आप यही सही बात होना कह रहे था, हैं। नहीं, मुझे हर्षद, यही हाँ, राइट, यही होना था, बिल्कुल यही होना था। मैं कह रहा हूँ, लेकिन वो इसलिए कि नफ़रत, और मैं यही कह रहा हूँ कि एक मुसलमानों को हिंदुओं से क्यों नफ़रत है, मेरे को ये समझ में नहीं आता कि क्यों है। ऑनेस्टली मैं बताऊँ, क्यों, मतलब उन्होंने ये कहा कि हम अलग रहेंगे, वो तो एक अलग बात है, रह गए, लेकिन क्यों कहा ये? आप इतने अरसे से साथ रह रहे थे, तो रहते रहते, और अगर आपको लग रहा था कुछ चेंजेस हो जाती हैं और अंग्रेज चले जाते, तो आप बहुत अच्छी तरह से रह सकते,
और लेकिन मुझे सिर्फ यूं होता है कि डिवीजन में कि देखें वो कुव्वत चली गई, अब आप साथ में रह रहे हैं तो और दूसरी कुव्वतें काम करती रहती हैं तोड़ने की, तो शेख रहती, तो आप कुछ कर सकते थे, लेकिन पता है उसकी एक्चुअली डिमांड नहीं थी पाकिस्तान बनाने की, नहीं थी। और देखिए एक चीज बहुत जो मुझे, और वो जो संजय दीक्षित द्वारा से इतराज है, जो जिनका नाम अपने मैंने भी लिया, जिन्होंने हे राम किताब लिखी है, कि मुसलमानों ने वोट दिया 1946 में और 95%, देखिए लेकिन वो ये लोग नहीं बोलते कि वोट देने का हक किसको था। वोट सिर्फ वही दे सकता था जिसके पास जागीरदार, देखिए आज लोग वोट नहीं देते इंडिया पाकिस्तान में, सही क्या कौन सा 11% अशराफिया थी जिसे वोट देने का हक था। हक था, जिसके पास प्रॉपर्टी हो, और वो सारे हम्म। कंट्रोल कर रहे थे, वो वहां के जिम्मेदार। तो एक सबने वोट नहीं दिया, अच्छा अगर सबने वोट नहीं भी दिया तो वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे, और दूसरे उनकी ठीक इतनी है, ये आर्ग्यूमेंट आपकी बहुत ही ज़बरदस्त है कि 1946 के जो प्रोविंशियल इलेक्शंस थे, उनको पाकिस्तान के लिए मैंडेट इसलिए नहीं माना जा सकता, क्योंकि उसमें एक बहुत ही छोटा तबका था जिसे वोट देने का हक था। ठीक है, अब मेरे ख्याल से आपकी ये बात मैं पहले भी ये आर्ग्यूमेंट सुन चुका हूँ बहुत बार और कुछ हद तक मुत्तफ़िक भी हूँ। चलें, ये बात तो अपनी जगह पर है। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि जी मैं आप समझ नहीं पाए आज तक कि मुसलमानों का हिंदुओं से जो नफ़रत का जो उसका पीछे जो रीज़न है वो क्या है? आपको क्या नज़र आती है? क्योंकि जो मोहब्बत है मुसलमानों की, वो एक ऐसे आइडिया के लिए है जिसे सीधे-सीधे अल्फ़ाज़ में अगर कहें तो पैन इस्लामिज़्म ही होगा। मसलन कि हिंदुस्तान का मुसलमान प्रोटेस्ट करता है, फ़लस्तीन में कुछ गलत हो तो इराक, सीरिया, शाम के लिए वो प्रोटेस्ट करता है। रियाद में कोई सिनेमा हॉल खुल जाए, तो बंबई की सड़कों पे लोग बाहर निकल आते हैं, इस बात के लिए एहतजाज करने में कि रियाद में सिनेमा हॉल क्यों खुल रहा है। हाँ, उनके अपने बच्चों के पास में बेहद जो है उनके हालात अगर खराब हैं, तालीम की कमी है, अगर कोई ये जॉब्स नहीं है या महँगाई है, उसके लिए वो बाहर कभी नहीं निकले। मुसलमान जो है वो ज़्यादातर दूसरों के दर्द के लिए, कभी रोहिंग्या के दर्द के लिए, कभी फ़लस्तीनियों के लिए बाहर निकलता है। तो आम हिंदुस्तानी तो यही समझेगा ना कि इनको इस मिट्टी से कोई मोहब्बत है नहीं। ये बहुत सारे लोगों के ज़हन में सवाल होगा साहब। जी बिल्कुल सही है। देखिए मैं यही बात करना चाहता हूँ, क्यों समझ, देखिए आप मुसलमान लोग जब भी उनका एक्सपेंशन हुआ बहुत सी जगह गए, ठीक है, और वो जैसे स्पेन को ले लें, स्पेन में गए, ठीक है, स्पेन में फिर ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, जब उनकी नई गवर्नमेंट मतलब उनकी उन्होंने कंसोलिडेट किया, वार ऑफ इंक्विजिशन बोलते हैं, तो 1492 से लेकर और 1600 तक उन्होंने हर मुसलमान यहूदी, ये दो आए थे बाहर से, तो यहूदी कोऑपरेट करते थे उस वक्त, और वो मुसलमानों की पावर में, तो उन्होंने एक मुसलमान और एक यहूदी नहीं छोड़ा स्पेन में, उनको या तो जान से मारा या उनको फोर्स किया है कि वो वहां से जाए। मतलब ये फैक्ट है, उसमें ये तो है कि कोई कहता है 3 लाख आदमी मारे, कोई कहता है कम मारे, लेकिन उन्होंने एक एक को मारा, या तो रिलीजन बदलो अपना या फिर जाओ। इंडिया ने कुछ ऐसा किया नहीं किया। चले वो तो बहुत पुरानी बात हो गई। चाइना की ले लें, अभी नहीं, चाइना का पता है इशू क्या है असल में, वो इतना सख्ती क्यों करते हैं कि वो जो जो यूगर मुसलमान हैं, कुछ उनमें से ये कोशिश कर रहे हैं कि वो वेस्ट चाइना को तोड़ लें, और उनको कुछ फोर्सेस इस बात, तो आप देखें क्या उन पर वो हो रहा है। और मैं चाइना वालों को ब्लेम नहीं करता, कोई भी मुल्क होगा तो वो यही करेगा कि कोई अगर तोड़ने की कोशिश कर रहा है तो वो करेंगे। अब कितना करते हैं मुझे उसकी डिटेल नहीं पता, नहीं अमेरिका में ज्यादा नहीं आती है। अच्छा आप ये देखें, एक बात और मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों से कहता हूँ, क्या पाकिस्तान, देखिए सिंध जो था कभी और सिंध जो अभी है वो चेंज हो चुका है। कराची जैसे है ना, बिल्कुल ही अलग है, उसमें कुछ भी सिंधी वो चीज रह नहीं गई, या तो उसमें पठान है या महाजन है, अब तो पठान बिल्कुल अलग हो गया। क्या आप हिम्मत कर सकते हैं कि कराची को एक अलग सूबा बना लें? आप कह के तो देखें क्या क्या कत्लो गलत होगी, आप उसका अंदाजा नहीं कर सकते। आप सिर्फ करें, और आप इतना बड़ा मुल्क तोड़ रहे हैं और वो आपको कुछ भी नहीं कह रहे हैं।
थोड़ी बहुत तो उन्होंने मुज़ाहमत की है। तो मतलब ये बिल्कुल मैं आपको इस पे गौर करने वाली बात है। क्या हर महाजिर को मैं कह रहा हूँ जो मतलब हिजरत करके आया है और उसकी किसी और को क्या कोई सोच भी सकता है कहने की कि डिमांड के हुई है डिमांड 70s में, लेकिन बहुत बुरी तरह कुछ ली गई है। तो बहुत बुरी तरह कुछ ली गई है, सर नहीं उठाया किसी ने। फिर तो बना सकते हैं आप। अच्छा, एक दूसरी बात और मैं कहूँ आपसे, चले बना लेते हैं कराची को अलग सूबा, और ये पता चलता है कि कराची को सूबा बनाने के लिए आपको शहर याद नहीं है, आपको पता नहीं होंगे सिंध में और दूसरे शहर हैं जहाँ महाजिर उर्दू स्पीकिंग लोग आबाद हैं, जैसे सक्कर है, हैदराबाद है, जैकबाद है, और वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है जामशोरों में, सिंध यूनिवर्सिटी कहते हैं उसको। उनको ये चलो बना के सक्सेसफुल आते हैं, और सिंधी जो लोग हैं लोकल वो बहुत उसकी पोजीशन में होते हैं, लेकिन महाजिर और कराची के लोग बना लेते हैं। और उनको ये पता चलता है कि इसमें ये जामशोरों की यूनिवर्सिटी है, वो पेश थी, और इसमें पेश लोग जो सक्खर में हैं, कम क्वालिटी में, थोड़े 5-10%, और जैकबाद में, हैदराबाद में जो उर्दू स्पीकिंग है उन्होंने बड़ा काम किया उसको कराची को अलग करने के। आप क्या सोच सकते हैं कि वो यूनिवर्सिटी वहां पे रहती दूसरे दिन? क्या आप मैं ये समझ रहा सोच हूँ सकते, आपकी बात। मैं आप क्या समझ रहा ये हूँ किस तरफ लेके जा रहे हैं आप बात। जी। हाँ, बाकी हर शहर में, मतलब ये हर कंट्री रेजिस्ट करेगा। आप हिंदुओं को किस तरह ब्लेम करते हैं, किस तरह, आपको तो शुक्रिया कहना चाहिए कि उन्होंने आपको एक अलग मुल्क दे रहे हैं जी। आप इतने दिन आप कब्जा करते रहे, आज कराची में ईरान कब्जा कर ले और कहे कि आज से लोकल लैंग्वेज जो है वो फारसी है। तो आप एक मिनट में आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई सिंध को अलग करने की कोशिश करे और उस कॉन्स्पिरेसी जो है वो सिंध यूनिवर्सिटी में हो रही हो, तो क्या उसे पाकिस्तान छोड़ेगा? तो जवाब है हरगिज़ नहीं। तो आप ये कह रहे हैं हिंदुस्तान को तक़सीम करने वाले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आज भी वहाँ पढ़ते हैं। आप ये बात बताना चाह रहे थे? बिल्कुल, अगर देखें ट्रू में, जैसे वो जिनकी मैं किताब कह रहा हूँ, मैं देखें इतनी बातें याद है कि उनका नाम नहीं याद रहता। उन्होंने एक बात कही थी कि अगर वो ट्रूली आज़ाद हुए होते तो वो यूनिवर्सिटी दूसरे दिन बंद हो जानी थी। मेरे बाप वहीं पढ़े अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में, मेरे 10 रिश्तेदार वहीं पढ़े, लेकिन मैं बिल्कुल 100% आर्गूमेंट सही है कि अगर इंडियन के हिंदू जो है उनको अपोज कर रहे थे और ये पता चले कि उस यूनिवर्सिटी ने काम किया तो वो खुली कैसे? तो लेकिन ये हिंदुओं की वो है, मतलब ब्रॉड, देखिए हिंदू बेसिकली हर चीज को एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये अगर ये प्रूफ नहीं है तो फिर क्या प्रूफ है? क्या प्रूफ है कि हिंदू जो है वो आपको मतलब बहुत दरगुजर करता है। सारी जंगें आपने लड़ी। देखिए बात सुने, एक बात और मैं बहुत जो इम्पोर्टेंट करना चाहता हूँ, शायद मतलब सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात ये थी, ये बात मैंने उनको भी लिखी थी जो है के प्रोफेसर इश्तियाक अहमद साहब को। देखें पंजाब का जो झगड़ा हुआ है ना, आप देखें ये पाकिस्तान बन जाता है, ठीक है, हजारों औरतें इधर की उधर की, खून खराबा, मुख्तलिफ एस्टिमेट है, 800,000 कोई कहते हैं, चले कम से कम मान लें। आप ये तो मानेंगे ना, हजारों औरतें जो हैं वो उधर रह गई, उधर की इधर रह गई, ठीक है। एक पाकिस्तानी कौम अगर गैरतदार होती तो ये फर्क पड़ता था, जो लड़कियां वहां रह गई हैं उनको पूरी कौम एफर्ट करती लाने की, उनको इनाम दिए जाते, उनको जायदादें दी जाती हैं। जो हिंदू लोग छोड़ के चले जाते सिख, उनकी जायदादें उनको पहले दी जाती हैं पैदा किसी और को, और उनसे जो शादी करते लड़के उनको एक बड़ी प्राइमनेंस, उनको मतलब एक उनको सही मानों में सेक्रीफाइस तो उन्होंने दिए। और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने क्या किया, उनको छोड़ दिया। मतलब कोशिश की है उन्होंने पीछे कुछ ऐसे वफद, और एक मतलब एक वफद गया था तो उन्होंने ये बोला कि भाई हमें कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, कौन शादी करेगा हमसे, और कुछ उन्होंने गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया। और उसके बजाय क्या किया, वो कश्मीर में जंग छोड़ दिया आपने। मतलब कोशिश तो ये करनी थी कि वो जो, मैं पंजाबी नहीं हूँ लेकिन मुझे वो दर्द हमेशा सताता है कि वो औरतें जो बेचारी हजारों की तादाद में थी रह गई, किसी के मतलब किसी की बहन थी, किसी की बेटी थी, किसी की बीवी होगी, आपने क्यों नहीं कोशिश की कि उनको ला के ये जो प्रॉपर्टी, उनको तो हीरो का वो देना पड़ता। आज कोई जिक्र भी नहीं कोई करता उनका, जिन लोगों ने दिया। अच्छा, जी। तो ज़िया साहब बात को आगे बढ़ाते हैं। आज हिंदुस्तान-पाकिस्तान के जो ताल्लुकात थे इतने ख़राब हैं, उनके पीछे आप किसको ज़िम्मेदार मानते हैं कि इनका ज़्यादा कसूर है? मेरे को बड़ी मार पड़ेगी लेकिन
पाकिस्तान का, नो इफ नो बट। देखिए 1965 की ये फैक्ट है कि वॉर जो है, अच्छा मैंने आपको बताया ना कि मैं गया हुआ था अपने दादा से मिलने 1965 में, तो ये कश्मीर जब हम आए तो असल में एक वाकया, एक वॉर हुई थी पहले अप्रैल में रन ऑफ कच्छ में, तो गुजरात में है, और उसमें इंडियन की फोर्सेस ने कुछ मज़ाहमत नहीं की थी ज़्यादा, और उन्होंने कब्जा कर लिया था। अब वो उनको ये हुआ कि भाई ये तो लड़ने वाली कौम ही नहीं है, तो हम क्या बेवकूफ़ी की बात थी, और उस वक्त उन्होंने कश्मीर में स्टार्ट कर दिया, वो भेजना शुरू कर दिया, और कंटिन्यूसली लाल बहादुर शास्त्री जो कि एक बहुत ग्रेट प्राइम मिनिस्टर थे, वो मतलब वो मुसलसल ये कह रहे थे कि हम अपनी मर्जी का महाज चुनेंगे, ठीक है। अब पता है मैं अगस्त में हम लोग आते हैं वापस अपने दादा दादा को देखकर, तो हम देखते हैं कि बेइंतहा फौज है, मतलब बॉर्डर पाकिस्तान की तरफ से कुछ भी नहीं थी, इंडिया की तरफ बहुत थी, मतलब खुली वार्निंग दे रहे थे कि वो करेंगे कुछ, तो वो कोई इत्तफाकन उन्होंने नहीं कर दिया, उन्होंने खुली वार्निंग दी थी तो करेंगे। आप कश्मीर में कर रहे हैं तो वो क्यों नहीं करते? ये इतनी सिंपल सी बात है, ये क्यों नहीं लोगों को समझ में आती कि उसमें इंडिया की क्या गलती थी 65 की वार में? उसको मतलब आपने शुरू किया था तो उनको राइट बनता है वो कहीं भी करें। आप कहते हैं डिस्प्यूटेड, वो नहीं मानते डिस्प्यूटेड, तो मतलब अगर उन्होंने वहां हमला किया तो क्या गलती थी? तो सारे ताल्लुकात जो पाकिस्तान के खराब होते हैं ना इंडिया से, वो सारे फसदात की जड़ एक वो कश्मीर की वो जंग है, वो मतलब 65 की जंग है, और उससे पहले ये परसेप्शन के इंडियन नहीं लड़ेंगे, ये जो उनके दिमाग में बैठा हुआ है ना कि अगर वो इंडिया जो है उसने कुछ बड़ा इशू नहीं बनाया रन ऑफ कच्छ में, तो वो नहीं लड़ेगा। सब या सारी फिर लड़ने के काबिल नहीं है। हाँ मतलब, तो ये किसकी गलती है? लोग ये समझ बैठे हैं कि वो लड़ने के काबिल नहीं है। हाँ राइट। मैं आज भी बात करता हूँ तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि एक ईमान वाला शख्स जो है, वो किसी काफ़िर से 10 काफ़िरों के बराबर है। ये भी एक थ्योरी है जो फ्लोट की जाती है। बहरहाल ऐसा कुछ नहीं होता। ये ख़ैर वक़्त के साथ-साथ जैसे-जैसे लोगों में शऊर आएगा, तालीम आएगी, तो वो समझ जाएँगे कि ऐसी कोई बात नहीं होती है। तो ज़िया साहब, आज जब आप पाकिस्तान को देखते हैं, तो कैसा महसूस होता है उन लोगों के लिए जिन्होंने इतनी शिद्दत से इस मुल्क को बनाया, वहाँ हिजरत की, दो कौमी नज़रिए के नाम पे अपनी अलैदगी की और फिर चंद सालों में पाकिस्तान दो लख्त हो गया। तो 71 में जो हुआ, आपके बड़ों ने उसको किस तरह से उस सच को कबूल किया? कितना मुश्किल था उनके लिए? 71 में जो हुँ। तक़सीम हुई, बहुत बांग्लादेश बना। हुँ। बहुत मेरे अमेरिका आने की भी वजह वो है। अच्छा, मुझे ठीक है। हुँ। मुझे बहुत क्या वो क्या क्या वजह रही बताएँ? आपके नहीं वालिद साहब डिसहार्टेंड हो गए मुझे थे कि यार ये वो मुल्क नहीं है जिसके लिए हम यहाँ आए थे, अब इसको छोड़ देना बेहतर है। क्या ऐसी बात थी? नहीं, मुझे मुल्क नहीं, मुझे मतलब झूठ झूठ। देखिए हुँ। मैं उस वक़्त वो मतलब पाकिस्तान जो था वो एक ही था कि मुसलसल मुझे झूठों का सामना था। कंटिन्यूअसली मैं साथ में, जैसे जब जंग हो रही तो मैं ये कहता था कि गलत हो रही है। मेरे बहुत से बंगाली दोस्त थे, उनके खिलाफ कुछ हो रहा था, तो मेरा भी अपना छोटा घर था, मैं कोशिश करता था कि बंगालियों को ले आऊँ कि उन पे कोई हमला ना कर दे। तो मेरी भी उम्र ज़्यादा नहीं थी, तो फिर वो भी ज़रा मुहताज थे, आना नहीं चाह रहे थे कि पता नहीं मेरे घर में है तो सब इकट्ठे रह रहे हैं साथ में, तो वो ज़्यादा सेफ है। तो बहरहाल मुझे वो झूठ जो है ना बहुत खलता था कि, और फिर उसमें देखिए मैं इतने प्रो वेस्टर्न बोल रहा हूँ, लेकिन मैं उस ज़माने में बहुत ही जमात इस्लामी का सपोर्टर था, हालाँकि मैं खुद ज़्यादा अच्छा, रिलीजियस नहीं, जमात इस्लामी। ठीक। तो वो हाँ, सही। फिर बड़े उसकी बात है, लेकिन मैं ये कहता था एक डिसिप्लिन चाहिए पाकिस्तान को। और तो मैं मतलब इनके खिलाफ था बहुत भुट्टो के, क्योंकि जब ये बड़ा वो था, और मुझे ये बड़ा डर था कि जिस आदमी ने कंट्रीब्यूट किया आप लोग उसी को सदर बना रहे हैं। मतलब ये क्या था? एक तरफ तो उनको दर्द इतना है कि वो अलग हो गया, और उसके बाद जिसने एक बहुत अहम रोल अदा किया है वो उसी को जो है वो जो बचा हुआ पाकिस्तान है उसको दे रहे हैं। तो इसका मुझे बहुत डर था। और फिर मुझे याद है कि वो जो एक दिन वो था, क्या नाम है, ब्लैकआउट था, उससे पहले से मुझे जब लड़ाई छोड़ गई तो मुझे ये पता था एंड इधर ही होना। और
हर आदमी सोच सकता था उसका कोई दूसरा एंड नहीं है। तो उस रात के अंधेरे में मैंने एक खत लिखा अपने दोस्त को जो यहाँ पहले से अमेरिका रहता था। मैं कहा मुझसे यहाँ नहीं रहा जाएगा तो मुझे बुलाओ। तो वो उसने मेरा एडमिशन अपने कॉलेज में भेजा बस। तो वो इस तरह जो है जो मैं तो मुझ पे बहुत उस वॉर का जो सेपरेशन और जो पाकिस्तान में जो चेंजेस हो रही थी उसमें उसका मुझ पर बहुत बड़ा असर था। मुझे और कब नहीं पता तो मैं फौरन पे आ जाता हूँ। तो और वो यहाँ जो पाकिस्तान का जो ख्वाब था वो आपकी नज़र में 71 में टूट गया। ख्वाब वाब नहीं, मुझे ये लगता है बहुत ज्यादती हुई है, बहुत ज्यादती हुई है। और क्यों नहीं कोई बोलता, क्यों नहीं इस खिलाफ के बात बोलता। और मैं अपने दोस्तों से कहता था, कहते थे बंगाली है इसका मारो सालों को। तो वो और मुझे वो होता था कि मतलब नहीं ये गलत है। तो तो वो जो मज़हब का ग्लू था जिसने कि पाकिस्तान बनाया, एक विंग ईस्ट पाकिस्तान, दूसरी वेस्ट पाकिस्तान, दोनों के दरमियान 1000 मील का फासला, बीच में हिंदुस्तान। लेकिन लीडरान ये कहते थे कि भाई ये मज़हब का ग्लू है जिसने हमें जोड़ के रखा है, हम एक कौम हैं। तो ये तो पता चल गया ज़िया साहब 71 में कि मज़हब के नाम पर कौमें नहीं बनती। बिल्कुल नहीं बनती जी। फिर मजहब तो फिर हर बहुत फिरके हैं। तो फिर आप शिया का अलग बनाए, अहमदी का अलग बनाए, उसका अलग बनाए, मतलब सही है। देखिए बात सुने, यहाँ पर इंडिया, यहाँ पर अमेरिका में बहुत मुख्तलिफ किस्म के लोग रहते हैं, आपको पता है, बहुत बड़ी तादाद में। मैं किसी भी पाकिस्तानी को नहीं जानता, एक आध एक्सेप्शन की बात नहीं होती कि उनका कोई अरबी दोस्त हो या इंडोनेशियन हो ये हो। मैं सैकड़ों पाकिस्तानी और इंडियन को जानता हूँ जिनके आपस में बहुत अच्छे टर्म्स, दोस्तियां हैं, यारी, गप्पे शप्पे, मतलब। तो ये कल्चर नहीं है। नहीं, कल्चर एक बड़ी वैसी वो है, खाना भी खा लेते हैं। मैं आपको कोई लतीफ़ा सुनाऊं किसी इंडियन को तो वो समझ जाएगा, मैं वो लतीफ़ा किसी उसको सुनाऊं अरबी को तो वो उसके सर से गुजर जाएगा। या कोई खाना, कोई लतीफ़ा, कोई म्यूजिक, कोई गाना। जैसे मेरे को बंगाली नहीं आती, लेकिन एक बंगाली में गाना बज रहा होगा तो मैं थोड़ा बहुत उससे महसूस हो लूंगा। और उसी तरह एक बंगाली भी जो है उर्दू का कोई गाने से महसूस हो लेगा। मैं अरबी के गाने से नहीं हो सकता, ना अरबी मेरे गाने से हो सकता है। ना मेरी बात, ना मेरी बॉडी की शेप, ना मेरी मतलब सोच का अंदाज नहीं है। सिर्फ मेरा जो है वो इंडियन है। तो हम जुड़े हुए एक उससे। और देखें आज भी ये फैक्ट है, मैं कोई बात ऐसी नहीं कह रहा जो कोई वेरीफाई नहीं करता। आज कराची में, यूपी के लोग, मतलब अगर उनकी कोई लड़की की शादी होती तो पहली चीज पता है क्या चीज पूछी जाती है? उनकी कोशिश होती है कि लड़का यूपी का। यूपी से हो। वो तो बहुत दूर की बात है। मेरी यहाँ अमेरिका में मुझे इतना अर्सा हो गया, और मेरी जब लड़की की शादी हुई तो मेरी कोशिश ये थी कि लड़का यूपी का हो। लेकिन लड़का यूपी का। हाँ, लड़का यूपी का। अच्छा, वो मतलब हालांकि मैं यूपी में पैदा नहीं हुआ, तो ये कुछ ना कुछ बॉन्डिंग थी। और मैं इसी से मिलती जुलती आपको एक और बताऊं, मेरी लड़की जैसे नहीं पैदा पूरी पहली बड़ी, कुछ को उर्दू ज्यादा आती नहीं, थोड़ी बहुत घर में सुनते हो उसको। एक दिन 90s की बात है, तो गाना मैंने लगाया था वो वीडियो, तो मेरे महबूब का गाना, वो जो मुझे बहुत पसंद है कि मेरे महबूब तेरी दुनिया मेरी मोहब्बत की कसम। तो मेरी लड़की जो है वो रुक के सुन ले। मैंने कहा अच्छा उसमें शायरी है, तो उसको मुझे पता है उर्दू नहीं आती, शायरी तो बहुत दूर की बात था। तो मैंने कहा तुम इसमें क्या सुन रही हो? उसमें कहना इसमें बड़ा एफेक्शन दिख रहा है इसकी जो साउंडिंग में। देखिए वो मैं ये बता रहा हूँ कि मतलब आपको लैंग्वेज और कल्चर के बड़े वैसे चीज है, बहुत लिंक है। इंडिया पाकिस्तान में भले कितनी लड़ाई हो गई थी, लेकिन इनकी वैसे लड़ाई नहीं होनी चाहिए थी इतनी। देखिए मुझे इमरान खान से जो जो बुग्ज है उस बात पे कि ये इसको सब लोगों ने उसके सब गुनाह माफ करके इसको बनाया। और इसने शुरू में कहा कि इंडिया से जो है वो हम वो एक कदम बढ़ाएं तो हम दो बढ़ाएंगे, ये तो 10 कदम पीछे हो गया जी। और वो नहीं तो दूसरे अरे जो आप गाने की बात कर रहे थे, गाने पे लौट के आए। हाँ, गाने पे तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मेरी लड़की जो है वो, अच्छा वो गाना मुझे भी अपने जवानी में बहुत अच्छा लगता था, उसके वर्डिंग। तो वो इसीलिए मैं इतने दिन के बाद भी अमेरिका में सुन रहा था उसको। तो और मैंने कभी भी डिस्कस नहीं किया, लेकिन मेरी वो लड़की को गाना अच्छा लग रहा था। तो वो मुझे बहुत बहुत ताज्जुब हुआ कि ये कैसे, ये बात मैंने बहुतों को बताई कि मुझे बहुत ताज्जुब हुआ कि उसमें क्या मेलोडी थी। तो वही है जो म्यूजिक जो मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, मेरी मोहब्बत की हाँ कसम। उसमें जो जी, म्यूजिक राजेंद्र बजती है, कुमार।
हाँ, राइट, 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 बहुत ज़बरदस्त। तो मुझे ट्रूली ट्रूली मुझे बहुत ताज्जुब हुआ। इस तरह से ऐसे बहुत से वाक़यात हैं जो ज़ाहिर मेरा इतना अर्सा गुज़रा है, तो वो कि मुझे इस बात मेरे बहुत ज़्यादा मोहल्ले में इंडियन से दोस्ती रही है, मुझे कभी फ़र्क नहीं हुआ। मतलब दोस्ती नहीं, बहुत क्लोज़ रिलेशनशिप थी। जी, आखिरी बार हिंदुस्तान कब आना हुआ ज़िया साहब आपका? 65 में, ये 65 में। 65 में आखिरी हाँ, बार गए थे? जी हाँ, अरे मैं आपको बताऊँ, मेरे को इंडिया से शिकायतें भी बहुत हैं, तो मैं तारीफ़ कर दी। मैंने बड़ी कोशिश की कि मेरे को वीज़ा मिल जाए। तो मैं यहाँ बहुत मरता गया, और यहाँ शिकागो में राय साहब थे, उनका राय साहब से मिला, मिल जाएगा, उन्होंने नहीं देना तो नहीं देना। मैंने एक दिन अपनी बीवी की पिक्चर दिखाई, मैंने कहा कोई आदमी इतनी खूबसूरत बीवी को छोड़ के जाएगा, बीवी बच्चों की तस्वीर हमको सबको दिखाई। भाई मैं मैं यहाँ जॉब करता हूँ, गवर्नमेंट की जॉब करता हूँ, इतने अरसे से यहाँ हूँ, मेरा कोई लेना देना नहीं, लेकिन उन्होंने नहीं देना था वीज़ा, मेरे को नहीं दिया। फिर मैंने कहा यार छोड़ा, फिर मैं दोबारा अप्लाई करें आप आपके पास डुअल नेशनैलिटी है? मेरे को, हाँ, नहीं, डुअल नेशनलिटी, लाहौर बुलाकर मेरे पास पाकिस्तान की नेशनलिटी कौन रखेगा? लेकिन वो जो है वो अच्छा, वो क्यों? पाकिस्तान की नेशनैलिटी क्यों छोड़ दी आपने? नहीं, वो छोड़ने भी नहीं देते, वो तो कहते हैं है आपकी, नहीं मुझे नहीं चाहिए यार, इतने लड़ाई झगड़े, कोई सेफ्टी नहीं है वहाँ। एक पता है एक नया नारा क्या है पाकिस्तान में? पाकिस्तान से जिंदा भाग, मतलब पाकिस्तान जिंदाबाद की बजाय पाकिस्तान से जिंदा भाग, आप समझे ना? तो वो मतलब इतनी लड़ाई झड़ाई, कोई सेफ्टी नहीं है, तो मतलब नहीं, नहीं देखें, एक दूसरा प्रिंसिपल है कि आई ट्रूली बिलीव कि मैं अमेरिका हूँ, मैं यहाँ अमेरिकन हूँ, और मैं यहाँ 52 साल से रह रहा हूँ, मेरा यही देश है, और मैं इसका वफादार हूँ, एंड आई कैन डाई फॉर इट ट्रूली। तो एक वो मेरा कॉन्सेप्ट है कि मैं वो पाकिस्तान की नेशनलिटी क्यों मतलब रखूँ? मेरे बच्चों का देश है, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, ये उनका देश है, और मैं इसके अलावा कोई देश नहीं। अगर मुझे यहाँ से निकालेंगे भी तो मैं प्रेफर करूंगा मैं मर जाऊं। अच्छा देखें, और बजाय कि इस देश को छोड़ने के। जिया साहब, बेशुमार ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं जो इस वक्त आपको सुन रहे होंगे, और आप उनसे अगर पूछें कि अमेरिका की आपको कौन सी अच्छी बात लगती है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, यूरोप, न्यूजीलैंड, जहां भी चले जाएं, जहां कहीं भी ओवरसीज पाकिस्तानी बसते हैं, तो वो ये कहेंगे इस मुल्क का सेकुलरिज्म बड़ा पसंद है हमें, यहाँ पे जो बराबरी के मौके दिए जाते हैं वो बेहद पसंद है, हमारे साथ किसी भी किस्म का कोई इम्तियाजी सलूक नहीं होता, ये बात बहुत अच्छी लगती है, इस मुल्क का सेकुलर निज़ाम बड़ा अच्छा है, हमें वजीर आजम बनने के लिए या सदर बनने के लिए कोई रोकता नहीं है, काबिलियत होती है तो हम बन भी जाते हैं। फिर उनसे मैं जब ये कहता हूं कि कितना अच्छा हो अगर यही निज़ाम पाकिस्तान में हो, कहते हैं ला हौल वला कुव्वत। पाकिस्तान उन्हें इस्लामिक चाहिए, लेकिन अमेरिका उन्हें सेकुलर चाहिए, तो ऐसे मुनाफिक लोगों को आप क्या कहेंगे? मैं उनको अपने घर में नहीं आने दूँ जी। अच्छा। आप यकीन माने, मेरी अक्सर बेशतर लड़ाई होती है ऐसे लोगों से मेरी अक्सर बेशतर लड़ाई होती है कि तुम जो है वो देखें, मैं तो कुछ कुछ ज़्यादा ही था, तो मैंने अपने घर में क्रिसमस का ट्री भी रखता था हमेशा, और मैं कहता था मेरा बच्चा जो है वो स्कूल जाएगा तो दूसरे बच्चे पूछेंगे कि क्रिसमस में क्या मिला, उसको नहीं पता क्या रीजन है, वो तो जाके वो सुबह ये कह सके उसको उसको क्या मिला। और मेरे जो दोस्त थे, मैं उसकी वक्त की बात बता रहा हूँ जब मैं 40s में था, तो उनको भी मैंने कन्विंस किया, फिर उनके बच्चों को भी मैंने उनके गिफ्ट, और उनके जो घर वाले थे वो भी, और कुछ लोग तो ऐसे हैं उनको, और मैं मैरी क्रिसमस कहता था। भाई ये नथिंग टू डू विद रिलीजन, इट्स अबाउट कल्चर। देखें यही कॉन्सेप्ट जो है ना, मुझे इससे बड़ी सख्त नफरत थी कि तो इंडिया के मुसलमान के होली का, हम गए थे तो होली, कई मरतबा गए तो होली थी, वो उसका रंग नहीं पड़े, हम जन्नत में, अरे यार मतलब क्या बकवास है, क्या बकवास है। और वो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अमेरिका में आप बेशुमार पाकिस्तानियों को मिलेंगे कि जो वो मेरी क्रिसमस नहीं बोलेंगे। अरे उसका क्रिश्चियनिटी से कोई लेना देना नहीं है, उसका सिर्फ एक गुड फीलिंग है। वो मैं इसकी बहस में जाऊंगा, उसके पीछे बैकग्राउंड है, क्यों मनाते हैं क्रिसमस, वो नहीं है जो लोग समझते हैं। अच्छा, वो तो अजीब, मुझे समझ में नहीं आता कौम का, अपनी पाकिस्तानी तो कौम। उन लोगों का मसला है क्या जिया साहब, कि अमेरिका को सेकुलर देखना चाहते हैं, पाकिस्तान को इस्लामिक देखना चाहते हैं। तो मैं तो ये कहूंगा कि तुम पाकिस्तान से बाहर ही क्यों आते हो फिर, अगर आपको इस्लामिक चाहिए, खुद को
बराबरी चाहिए, खुद अपने मुल्क में अपने मुल्क की माइनॉरिटीज को बराबरी देना नहीं चाहते, ये क्या बात हुई? तो ये तो सीधी-सीधी मुनाफ़िकत है। 100% साहब, मैं मतलब मेरे को कितने भी जूते पड़े, लेकिन मैं ये मुझे इस बात से सख्त नफ़रत है और मैं किसी ऐसे आदमी को अपना दोस्त नहीं बनाता हूँ कि जो इस किस्म की बातें करे और मेरा उससे झगड़ा हो जाता है। वो मतलब मैं बता रहा हूँ, मेरा मतलब काफ़ी आपको लग रहा होगा मैं झगड़ालू नहीं हूँ, लेकिन मैं बहुत झगड़ालू अगर आप मेरी वाइफ जी, से जी। पूछें तो वो बहुत झगड़ा होता है। या जैसे कोई मैंने एक रूल बनाया हुआ है कि कोई बुरखे वाली औरत घर में मेरे नहीं आएगी। तो वो अच्छा, क्या हाँ, वजह राइट, जी उसके पीछे? है क्या बात? क्या वजह है उसके पीछे? क्यों? हुँ। ये एक एक्सप्लॉइटेशन है। आपको पता है, एक उर्दू की कहावत है, जैसा देश वैसा भेष। तो उसके पीछे कोई रीजन है। आप क्यों अपने को डिस्टिंग्विश करते हैं? कोई नहीं देख रहा आपको। वो मतलब हुँ। एक मतलब क्या हुआ, मेरी क्या नाम है, मेरी जो वाइफ थी बहुत अरसे से, जिनसे बच्चे बच्चे हैं, उनका इंतकाल हो चुका है। ठीक है, वो काफी मतलब बहुत ही अट्रैक्टिव ख्वातीन थी। तो हमारा घर मस्जिद के पास था, तो जो तबलीगी जमात वाले आते थे, और जैसे ही वो, और तो पहला घर हमारा था, तो वो आते जरूर थे सबसे पहले, क्योंकि सर्दी शिकागो में बहुत पड़ती है, तो वो उनको ज़्यादा लगती थी, तो कहते चलो भाई, उनको बस एक कुछ कहना होता था कि अब तो खैर तबलीगी जमात वाले नहीं आते, तो वो आते थे और बेल दबाते थे कि किसी घर में चले गए वो। अच्छा, कभी ऐसा हुआ, छोटा सा घर था हमारा, तो मेरी वाइफ के भी जो है वो होती थी, तो वो उनको देख के फौरन यूं करते थे, मतलब कि हुँ। पर्दा। तो एक दिन जो है वो, मैं वहीं खड़ा हुआ था और मेरी वाइफ ऐसे, तो मैंने अपनी वाइफ को आवाज दी। मैं कहा अबे ओए, ये तेरे को इतनी बशक्ल लग रही, तू वहां से भी इतनी भर के गोरी औरतों को देखता हुआ चला आ रहा है, और मेरी मेरी बीवी उन सबसे हसीन है, तू क्यों से यूं कर रहा है? तो वो झगड़ा हो गया जी, बड़ा जबरदस्त। वो मतलब हुँ। मेरी वाइफ यही कहती थी, आप आपकी आपकी झगड़ालू नेचर। तो वो मतलब ये बड़ी मुनाफिकत है जी, पता नहीं, मेरी समझ में नहीं आता। और वो सही है। आज मेरे को घर में भी डांट पड़ेगी कि आप आपने इंटरनेट पे सब बातें कह दी, लेकिन बात का डर नहीं है मुझे। अच्छा, एक बात और पता है कि मेरे जैसे बहुत से पाकिस्तानी भी हैं जो मेरे जैसे ख्याल रखते हैं। मेरा ये बिल्कुल नहीं कि है। मैं, हाँ मैं क्रिश्चियन, मतलब मैं मेरा ये था कि झगड़ा किस बात का जी, झगड़ा किस बात का? जैसे यही बात अभी आपने कही कि हम 10 हिंदुओं के बराबर हैं। आप लड़ाई की बात ही क्यों कर रहे हैं? कोई प्रेम मोहब्बत की बात कर लें। अब ये कहना हम गानों से ज्यादा लड़ाई की आपके दिमाग में, पहली बात ये लड़ाई की आती है, मतलब ऐसा ही है। हाँ, कोई कोई वजह नहीं है। तो ये कुछ है, पता नहीं क्यों है, मेरी जी, समझ से बाहर है। जी। अच्छा, ज़िया साहब कुछ इंडियंस में भी है ये, देखिए कुछ इंडियंस में भी है, लेकिन मुझे मुझे जैसे होता है ना, हर आदमी को अपना टॉयलेट खुद क्लीन करना है। तो जो मेरे कम्युनिटी में बुराइयां हैं, मैं उनको एड्रेस करूंगा, और जो हिंदुओं में है उनको वो लोग एड्रेस करेंगे, और लोग कर रहे हैं। लोग कर रहे हैं। इंडिया में बहुत से लोग कर रहे हैं, उनमें से एक आप भी हैं। मैंने आपको ऐसा ही अक्सर सुना है कि आप कहते हैं कि मैं, मुझे रेगुलर, अच्छा आप जब मैंने आपको जो कांटेक्ट किया, मेरा अपना जो ये नहीं था, मैंने सोचा कि मैं आऊंगा। मेरा आपको मशवरा ये था कि आप जो बहुत अरसे से रह रहे हो लोग यहाँ अमेरिका में, कम से कम 25 साल से, ताकि एक लोग यहाँ पे 2-3 साल में रह के आते हैं, कुछ भी नहीं, इट्स सच ए बिग कंट्री कि आपको कोई इम्पैक्ट नहीं होता। आप रैंडमली उनको चेक करें और उनसे जो जो सवाल आता है मुझसे पूछें, मैंने आपको ऑनेस्टली आंसर दिया। आप इस रो में पूछें, आप देखें कि क्या मेंटेलिटी है, तो पता चले। और मैं खुद भी जानना चाहता हूँ कि इस बात की वजह क्या है कि इस मुल्क में आते हैं, अगर मुझे ये पसंद नहीं है तो लाख पैसे यहाँ पर हो, मैं यहाँ कभी नहीं रहूंगा, लेकिन मुझे ये पसंद है। मुझे यहाँ की, देखिए आपको पता है अमेरिका में, आप न्यूजीलैंड में रहते हैं, नाइन, यहाँ पे गुलामी बहुत हुई ना, हर एक को कहता है यहाँ कालों को ये किया, ये क्या कालों के साथ जुल्म। ये वाहिद कंट्री है जिसने गुलामी को खत्म करने के लिए 500,000 अमेरिकन ने 1860 और 65 में जो लड़ाई हुई है उसमें जान दी है। पहला ज़िया कंट्री है। साहब जी, जी। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। ज़िया साहब अगर ज़िंदगी में कोई ऐसा वक़्त आए, बड़ी खूबसूरत आपसे बात हो रही है। मुझे इस तरह की कैंडिड और रॉ किस्म की जो कन्वर्सेशन करने वाले लोग ज़िंदगी में बहुत कम मिलते हैं।
तो कभी ज़िंदगी में ऐसा कोई वक़्त आए कि आपको कोई ये कहे कि अच्छा भाई या तो अमेरिका को चुन लो या अपने मज़हब को चुन लो, तो किसको चुनेंगे आप? कोई चॉइस नहीं है। अमेरिका, चाहे मज़हब, चाहे कुछ भी हो, आई लव अमेरिका एंड आई कैन नॉट लिव विदाउट इट। नथिंग टू डू। मैं आपको बहुत खूब, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। बहुत आई मीन खूब। मुझे नो। मुझे देखिए जी बहुत कम शायद ही कोई मुसलमान हो ये बात कह सके जो ये बात कह सके, वो लोग कहेंगे जी मज़हब पहले है, मुल्क बाद में है, लेकिन और आप मैं, वाहिद शख्स हैं जो कह रहे हैं कि आई लव अमेरिका और उसके सामने सब कुछ छोड़ सकता हूँ। देखिए बात सुने, ये बात अभी कुछ 1-2 हफ्ते पहले मेरे अपने कज़न थे, वो कहला मैं तो चला जाऊँगा, ऐसी किस्म की बात। अच्छा, मैंने कहा तुम्हारा सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी जो है ना, वो तुम्हें अपनी लाइफ़, जो हर आदमी कर रहा है, बीवी, बच्चे, तुम्हें उनकी प्रोटेक्शन तुम्हारी सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी है। तुम कभी भी नहीं जाओगे और बिल्कुल कोई भी नहीं जाएगा। देखिए बात सुनिए, हुँ, अमेरिका में देखिए इस कदर हिपोक्रेसी मेरे को समझ में नहीं आता। आप जब ओथ लेते हैं तो आप कहते हैं आप यूएस कॉन्स्टिट्यूशन को ओबे करेंगे। यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में 2 शादी नहीं कर सकते, तो ये आपकी रिलीजन की पहली माफी हो जाती है, ठीक है? और गवर्नमेंट और रिलीजन बहुत सी चीजें यूएस कर, लेकिन आप लेते हैं तो आप क्यों नहीं ऑब्जेक्शन करते कि भाई मैं ये ओथ नहीं लेता, मैं बनते मातरम नहीं पढ़ूंगा, लेकिन मैं मैं ये ओथ तो ले लूंगा कि आप पता है सही बहुत सी चीजें हैं कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन को आप डिफेंड करेंगे, और यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सी चीजें जो कि हैं, मतलब कि आप दूसरी मतलब शादी पोलीगेमी नहीं कर सकते, और मुझे दिमाग में कुछ और चीजें नहीं आ रही हैं। आप यहाँ पे खुली अजान नहीं दे सकते, आप यहाँ पे जानवर को नहीं काट सकते, घर में अपने कुर्बानी दे सकते हैं जैसे पाकिस्तान में देते हैं। नहीं दे सकते। नहीं दे सकते ना, मतलब आप आप, क्या समझते हैं ये एक अच्छी बात है कि अज़ान नहीं दे सकते लाउड स्पीकर पे और घर में कुर्बानी नहीं दे सकते? बहुत सारे मुसलमान कहेंगे कि तो आप एंटी इस्लाम बात कर रहे हैं। मैं देखिए बात सुने, जिन्होंने ये रूल बनाया ना, उन्होंने इस्लाम का नहीं सोचा, और मैं भी इस्लाम के उससे अगेंस्ट में नहीं बोल रहा हूँ। मैं जैसे कह रहा हूँ कि आप जानवर को नहीं काट सकते। देखिए जानवर को तकलीफ देना जो है ना, ये डिटरमिन किया गया कि वो एक सर्टेन हार्मोन रिलीव करता है। देखिए अगर लोग काटने लगे ना, खुद मैं आपसे दावा करता हूँ कि आधे से ज्यादा लोग जो है वो गोश्त नहीं खाएंगे, आधे ऐसा से ही है। ज्यादा। लेकिन वो अगर चूंकि ऐसा अगर बना के वो सब है, कटता हुआ देख लें तो। जी, जी। कहाँ कटता हुआ देख लें आप उसको, हाँ, तकलीफ देते हैं और समझते हैं कि उसकी बॉडी में कुछ नहीं हो रहा। देखिए यहाँ पर जो जानवर करता है ना, तो उसको एक इलेक्ट्रिक का शॉट दिया था, उसके बाद वो करता था कि वो जो प्रोसेस है ना वो ना, तो उन्होंने जो रूल बनाए वो आपकी नेगेटिव उसमें नहीं बनाए, सही उन्होंने है, अपने सही है। अपने अपने हिसाब से बनाए। तो इसलिए मैं मतलब एंटाई दिमाग में नहीं आ रहा, तो इसलिए कुर्बानियां जब घरों में काटेंगे तो उसके खून फैलेगा, उसमें बीमारियां फैलेंगी, एक को लगेगी, दूसरे को लगेगी, जो लगती हैं मरते हैं लोग वहां पे, किसी को कुछ फिक्र नहीं। तो रूल उन्होंने किसी ने इसलिए नहीं बनाया कि वो एंटाई। और मैं आपको ये कहता हूँ कि पता है कुर्बानी कभी भी पाकिस्तान में जैसे जो कहते हैं ना, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, वहां पे जो कसाई है ना, गालियां बकरे होते हैं, गालियां नंगी नंगी, और छोड़े फिर रहे होते हैं, और कोई नहीं पढ़ रहा होता अल्लाह अकबर या कुछ भी। तो अयूब खान जो था 1960 में, उसने उसको किसी मुल्लाओं ने बोला ये वो, तो उसने पता है क्या किया, उसने कहा कि वो जो उनकी जो लाउड स्पीकर पे वो कर दो, मतलब लाउड स्पीकर पे हर वक्त अल्लाह अकबर वो चल रहा है, तो कसाई जो है, फिर कसाई फिर भी उसको भी नहीं कर, तो उनकी छुरियों पे लिख दिया अल्लाह अकबर। कसाई जो कराची में आप चले जाए, जो कोई जो है वो पढ़ता हो, वो गंदी गंदी गालियां जो है वो एक दूसरे को दे रहा है, ओए तू ये कर, मतलब इस किस्म की बात होती है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा हुआ, अपनी आंखों से, कोई नहीं जी। पढ़ता। अच्छा, ज़िया साहब ये बताएँ कि आज के पाकिस्तान को जब आप देखते हैं, तो कैसा महसूस करते हैं? क्या मुस्तकबिल है इस मुल्क का? देखिए मेरा अपना ख्याल है हुँ, ऑनेस्टली, हुँ। और मैं इसीलिए ये बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान बहुत तरक्की कर सकता है। फर्मली बिलीव है, मैं इंडिया के खिलाफ नहीं बोला, मेरा अपना ये बिलीफ है कि पाकिस्तान इंडिया को पीछे छोड़ सकता है हर चीज। ओके। राइट, मेरा मतलब मैं किसी तासुब में नहीं कह रहा। लेकिन ओके, आपके इस ऑप्टिमिज़्म की वजह क्या है? आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है? क्या वजह है कि आप इतना ज़्यादा पुरुम्मीद हैं पाकिस्तान मैं को बताऊं, लेके? नहीं है, मैं पूरी उम्मीद नहीं हूं, मैं पूरी हो सकता है, अगर अच्छा, वो हो सही, सकता है। हो सकता अच्छा, है। तो नहीं अच्छा क्या लगता तो क्या मुझे ये कुछ कि करना ये
ये ज्यादा क्या गलत कुछ है। करना होगा? जी, जी। क्या कुछ करना होगा पाकिस्तान को? अच्छा चलें इसको इस तरह से लेते हैं। तो आप ये समझते हैं कि आज पाकिस्तान में वो बात नहीं है, लेकिन अगर वो कुछ चेंजेस करे अपने अंदर तब इंडिया के साथ कम्पीट कर सकता है। तो कौन से वो चेंजेस होंगे जो करने की ज़रूरत है उन्हें? नहीं, पाकिस्तान में कभी भी नहीं था कुछ अच्छा। मैं बता रहा हूँ 1947 उससे पहले जो 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 थॉट था वो भी गलत था। और कुछ मैं ये जो बोल रहा हूँ कि पाकिस्तान नहीं कर सकता कि देखें, आपकी बॉडी जो होती है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है ना। हेल्दी बॉडी जो है वो हेल्दी मतलब प्रोडक्टिविटी। जैसे मैं इतने अरसे में बहुत मजदूरी भी की है मतलब वैसी लेबर। हुँ, हुँ। पाकिस्तान के लोग बहुत मेहनती हैं, बहुत मेहनती हैं, दूसरे इलाकों से ज्यादा। पठान तो फिर कमी कहाँ है? दिमाग में देखिए शर है। एक तो ये इंडिया से लड़ाई, आपको पता है गलत हिस्ट्री बताई, पूरी हिस्ट्री ए टू जी गलत है। आप स्टार्ट करें, चलें स्टार्ट कर लें। कौन कहते हैं मोहम्मद बिन कासिम, वो पूरी वहां से स्टार्ट करते हैं ना बहुत से लोग। आपको पता है ये कहते हैं राजा दाहिर से लड़ाई हुई ये अच्छा, वो उसको यहीं पे रुक जाते हैं कि वो 17 साल की उम्र में आया था। उसने वो राजा दाहिर ने यूं कुछ कहा तो उसने कहा कि कोई मदद के लिए आए, तो उसने कहा लब्बैक। तो वो 17 साल की उम्र में आया, यहीं रुक गया था। अगर उसके आगे ये बोले कि 3-4 साल में उसको वापस बुलाया गया इराक और उसको बड़ी अज्जतनाक तकलीफ देके मारा गया। तो जैसे ये कहेंगे ना ये जुमला जो कि फैक्ट है, हुँ, हुँ। वो क्यों मारा गया वो एक डिबेट है, उसमें मुख्तलिफ लोग हैं कि क्यों मारा गया। लेकिन अगर ये इतना बताएं कि वो 17 साल की उम्र में आया, उसने सिंध फतह किया और उसको 4 साल के बाद वापस इराक में बुलाकर बहुत अज्जतनाक तरीके से उसको 22 साल की उम्र में मारा गया। किस उसी जगह कोई आदमी सोचेगा यार इसमें कुछ दाल में काला है, ये जो बता रहे हैं कि यूं आया यूं आया। एक तो यही यही हिस्टोरिकल गलत बात है कि मोहम्मद बिन कासिम इसलिए आया कि वो मुसलमान लोग बहुत अरसे से कोशिश कर रहे थे। ठीक है, ये तो बात हुई मोहम्मद बिन कासिम की। इसके उसके अलावा बाद और की ले क्या लें, झूठ फैलाया गया? उसके बाद की ले लें, महमूद गजनवी की ले लें। चले वो दूसरे का मानते हैं भाई। आप वो वो जमाना था, मैं उसको ब्लेम नहीं कर रहा, वो जमाना ही ऐसा था, एक दूसरे को मारना पीटना ये था। और वो हु नोस के उसने क्या किया, मुझे किसी को डिटेल नहीं पता। लेकिन आप उस एक्ट को यूं तो नहीं बताया ना बच्चों को कि क्या हीरो था उसने बुत तोड़ा, वाह 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 वाह, ये ये होता नहीं है। बताएं। ये नहीं भाई, वो जमाना ही ऐसा था, ये हर आदमी एक दूसरे पे हमला कर रहा था। ये बुत तोड़ना, किसी के भी मजहब को कुछ भी कहना बुरी बात, और छोड़ दे उसको। जैसे आपने बहुत सी चीजें छुपा दी ना। अच्छा ये बता दो, चलो उसके बाद कौन आता है? गौरी आता है ना, शहाबुद्दीन गौरी। कभी बताते हैं कि शहाबुद्दीन गौरी पहले डिफीटेड हुआ है कई मरतबा, मुझे पता नहीं, मैं बहुत पहले हिस्ट्री पढ़ी है। और उसको जो हिंदू राजा थे, नाम नहीं पता, वो उसको माफ कर देते थे, जाने देते थे। कोई करता है ऐसा? वो जाने देते थे। अच्छा एक पाकिस्तान में प्रोफेसर गुजरे, उन्होंने किताब लिखी थी, वो उनका नाम है, उनका भी नाम इश्तियाक अहमद, इश्तियाक कुरैशी। तो उनकी हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, तो उसमें जो वो शाह गौरी का जुमला बोलते हैं, तो एक चीज बोलते हैं कि उसने एक शब खून मारा जो जिसमें वो जीता। आपको पता है वो शब खून किसे कहते हैं? शब खून मारा जब वो जीता। उसको ये पता चला था कि जो हिंदू लोग हैं वो लड़ाई से पहले खेतों में, मतलब जब तक वो नहीं करते ना रफ़ा हाजत, उसको उर्दू में बोलते हैं, मतलब जब तक वो बाथरूम नहीं आते तो लड़ते नहीं, वो खेतों में जाते। तो वो उसको पता नहीं कहाँ से ये हो गया, तो उसने अचानक हमला किया जबकि वो खेतों में रफ़ा हाजत में, तो वो वहां से वो जीतते हैं। तो खैर ये पूरी बड़ी वो लंबी वो हिस्ट्री है। तो तो आप ये कह रहे हैं कि शुरू से हिस्ट्री लेकर हिस्ट्री आखिर का तक बात है। हुँ। हाँ हिस्ट्री आप उनके ये कह रहे हैं दिमाग, शुरू से लेकर आखिर तक पाकिस्तान ने सिवाय झूठ के हिस्ट्री में और कुछ नहीं पढ़ाया? कुछ नहीं पढ़ाया अपने बच्चों को कि पाकिस्तान क्यों बना, किस तरह बना। वो चले बन गया, मैं कभी भी उससे नहीं कहता बन गया तो बन गया। लेकिन हुँ। लेकिन वो जो नफरत, वो नफरत इसलिए, अगर वो पाकिस्तान उसको निकाल देना, हुँ, मेरा ये हुँ। फर्म बिलीफ है कि जी, जी। पाकिस्तान ऐसी तरक्की करेगा कि बयान के बाहर। तो आप ये कह रहे हैं हिंदुस्तान से जो नफ़रत है वो हाँ पाकिस्तान को पीछे रखे हुए है, उसकी वजह से पाकिस्तान के आज ये हालात हैं। जी हाँ, जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, ये मैं अभी एकदम से आप कह रहे हैं तो मेरे को याद आई।
मोदी साहब जब इलेक्शन लड़ रहे हैं, बहुत पहले की बात है, अभी इतनी, अभी तो काफी दिन हो गए ना उनको, उन्होंने एक जुमला कहा था जो मुझे बहुत भाया। उन्होंने पाकिस्तान को एड्रेस करते हुए कहा कि आपका जन्म तो हिंदू की नफरत तो हो सकता है, लेकिन आपका अगर जीवन हिंदू की नफरत तो होगा तो बड़ी मुश्किल होगी। समझे मैं क्या बहुत कह रहे खूब, हैं? बिल्कुल। कितनी सुंदर बात। हालांकि मोदी साहब कोई बहुत बड़े, मतलब वो फिलासफर नहीं है, मतलब अच्छे लीडर हैं, फिलासफर नहीं, लेकिन उस जुमले में उन्होंने सब कुछ कह दिया। आपका जन्म तो है हिंदू की नफरत पे, अगर हिंदू की नफरत क्या वजह, अगर आपका जीवन भी होगा तो बड़ी मुश्किल होगी। बहुत खूब। ये मेरे अच्छा, ख्याल उसके से बाद से उन्होंने आपने रिपीट नहीं किया इस जी, बात को। आपने इस एक जुमले में आपने पूरी बात कह दी हाँ, कि पाकिस्तान अगर इंडिया से दोस्ती कर ले और इंडिया से और हिंदू दुश्मनी अगर छोड़ दे, तो पाकिस्तान एक नॉर्मल कंट्री बन सकता है और वो फिर इंडिया को टक्कर भी दे सकता है, साइंस के फील्ड में हो, एजुकेशन के फील्ड में हो, किसी भी फील्ड में हो। लेकिन उसके लिए उसे पहले ये काम करना होगा कि हिंदू से और इंडिया से नफ़रत जो है वो खत्म करनी होगी। नहीं ज़िया मैं, साहब हाँ देखिए, मैं आपसे फिर वो कह रहा हूँ, मैं नॉर्मली मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान बहुत तरक्की कर सकता है, बहुत तरक्की तेजी से, बिल्कुल कोई उसकी मिसाल नहीं मिलती, क्योंकि पाकिस्तानी कौम बेइंतहा मेहनती है, लेबोरियस, और जी, जी, टैलेंट तो है। मतलब सही है। पाकिस्तान का पंजाबी, पाकिस्तान का पठान जो है, मतलब जो ज्यादा मेजोरिटी में है, वो बेइंतहा मेहनती, फिजिकल लेबर, उसको थोड़ा सा बस वो चाहिए, मतलब थोड़ी सी, मतलब जी, मैनेजमेंट चाहिए। मेरा ये फर्म जी, बिलीव। जी, मैं कभी बिल्कुल नहीं ठीक चाहूंगा कह वो रहे हैं कभी आप। भी, वो कितनी भी तरक्की कर ले, मेरा देश अमेरिका ही है, लेकिन मुझे बड़ी खुशी होगी कि पाकिस्तान तरक्की कर ले। और देखें, इंडिया ने, मतलब मैं इंडिया को डाउन नहीं कर रहा, वो मैं सही नहीं। है, मैं समझ रहा हूँ, मैं आप जो कहने की कोशिश कर रहे हैं, वो देखिए वो ह्यूमैनिटी के, इंसानियत के इंटरेस्ट में है कि एक मुल्क अपने हमसाये ममालिक से नफ़रत छोड़े, वहाँ रहने वाले लोगों से, उनके मज़हब से नफ़रत छोड़े, ताकि उनके घर में भी खुशियाँ आएँ। ज़िया साहब, मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ, तो बिल्कुल मुझे ऐसा ही लग रहा है कि मैं अपने घर में बैठा हूँ और अपने किसी बुज़ुर्ग के साथ बात कर रहा हूँ। यकीन माने, इतना अच्छा लग रहा है आपकी बातें सुनते हुए शुक्रिया कि शुक्रिया, मैं दिल मैं से बोल रहा चाहूँगा हूँ। कि आपसे आपसे अक्सर जो है मैं इसी तरह से प्रोग्राम में बात करता रहूँ, आपसे आगे भी बात होगी। आज आपने वक़्त दिया, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़। अच्छा, खुदा हाफिज। तो लेकिन मैं आपको एक बात चलते चलते कह दूं कि मैंने आपको जो कुछ भी बोला, कुछ मेरी तैयारी नहीं थी, मैंने बिल्कुल मैं जानता हूँ ये जैसे, बात। हाँ जैसे मेरे ख्यालात हो रहे थे, तो जी, वो जी, मैंने जी। बताया। और वो जो, इसीलिए मैंने कहा इसीलिए मैंने कहा बहुत ही कैंडिड किस्म की ये कन्वर्सेशन है, रॉ किस्म की कन्वर्सेशन है। जी, और तो जिनका नाम बहुत-बहुत मैं बार बार भूल जाता हूँ, अगर तैयारी की होती तो मैं उनको थोड़ा सा हिफ्स कर लेता। पता नहीं क्या कोई नाम है, बात श्री, लेकिन उन्होंने किताब लिखी है। आप भी कभी उनको मौका मिलेगा तो, बहुत अच्छे उनके आर्गूमेंट होते हैं, जिस तरह वो बात करते हैं। उनकी किताब का नाम है हे राम। जी, मैं ज़रूर पढ़ूँगा। तो हाँ, हिंदी में बहुत-बहुत लिखी है। शुक्रिया। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया।